हेलो एवरीवन। आज पॉलिटी क्लास 7 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 कवर कर रहे हैं। इस वीडियो में फर्स्ट चैप्टर को हमने कल कवर कर लिया था। सेकेंड चैप्टर है, इसमें पॉलिटी के अंदर क्लास 7 एनसीईआरटी में राज्य सरकार के बारे में दिया है। राज्य सरकार के अंदर स्वास्थ्य को लेकर के ये है हमारा सेकेंड चैप्टर है। यहाँ पर ये स्वास्थ्य सेवाएं या सरकार स्वास्थ्य से रिलेटेड क्या भूमिका निभाती है राज्य में, उसके बारे में यहाँ पर बताया है। स्वास्थ्य में सरकार की क्या क्या भूमिकाएं हैं, हमारे स्वास्थ्य को लेकर सरकार कितनी सचेत रहती है और क्या क्या योजनाएं स्वास्थ्य के लिए सरकार ने निकाल रखी हैं। स्वास्थ्य और सरकार की भूमिका, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, इसके बारे में सेकेंड चैप्टर है क्लास 7 का एनसीईआरटी पॉलिटी। लोकतंत्र में लोगों की अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है प्रदान करने और उनके गृह निर्माण, सड़कों के विकास, बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है। इस चैप्टर के अंदर हमने स्वास्थ्य के अर्थ को लेकर के और उससे संबंधित जो हमारी समस्याएं हैं उन पर कैसे हम काम कर रहे हैं उसके बारे में, सरकार काम कर रही है उसके बारे में यहाँ पर बताया है। ये है यहाँ पर देखिए ये वाली पहला क्वेश्चन यही आता है कि स्वास्थ्य है क्या चीज, किस चीज को हम कहते हैं कि स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार के सोच सकते हैं। जैसे स्वास्थ्य का मतलब अगर हम माने तो हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना स्वास्थ्य कहलाता है। अगर हम बीमारी से मुक्त हैं, हमें चोट भी नहीं लगी है कोई, तो हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य है। लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं होता, उसके ऊपर कोलाज में केवल कुछ स्थितियों को ही स्वास्थ्य से जोड़कर देखा होगा। जब हम ध्यान नहीं देते कि उपयुक्त हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से है। बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना बहुत ज़रूरी है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रकाश डालते हैं या प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वे सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे। दूसरी ओर देखें तो यदि लोगों को भरपेट भोजन ना मिले और उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो वो बीमार पड़ने की संभावना उनकी बढ़ जाती है। अब इसमें ये बताया है कि यहाँ पे फिर स्वास्थ्य किसे कहेंगे अगर बीमारी से, चोट से संबंधित ये नहीं है। तो हम सब चाहते हैं कि जो भी कार्य करें चुस्ती से करें और ऊंचे मनोबल के साथ करें। सुस्त और अकर्मण्य रहना ज़रूरी है। चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डरे सहमे रहना स्वास्थ्य जीवन के ये लक्षण नहीं है। हम सबको तनाव मुक्त होना चाहिए, खुश रहना चाहिए। हमारे जीवन के ये सभी पहलू स्वास्थ्य के हिस्से में आते हैं। भारत में स्वास्थ्य की सेवाएं क्या हैं उसके बारे में यहाँ बताया है। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के कुछ पहलुओं का परीक्षण करें। यदि दी गई तालिका के प्रथम और द्वितीय स्तंभों में दिखाई गई स्थितियों की तुलना कीजिए। इसके बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया है। तो संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सक महाविद्यालय हैं। संसार में भारत में सबसे ज़्यादा चिकित्सक महाविद्यालय हैं जहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। यहाँ से लगभग वर्ष में 1 साल के अंदर 30,000 से अधिक नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त कर लेते हैं भारत में सार्वजनिक चिकित्सा महाविद्यालय से। दूसरा है कि पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में काफ़ी वृद्धि हुई है। सन 1950 में भारत में केवल 2717 अस्पताल थे और जो कि 1991 में बढ़कर के 11,174 अस्पताल हो गए और 2017 में ये संख्या और बढ़ करके 23,583 हो गई। अस्पतालों की संख्या 23,583 हो गई। भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज
कराने हेतु चिकित्सक पर्यटक आते हैं। वे उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पतालों में भी आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ किसानों भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने के लिए चिकित्सक पर्यटक भी भारत में आते हैं। वे उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पतालों में आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों से की जाती है। संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों से की जाती है। भारत विश्व की दवाइयां निर्मित करने वाला तीसरा बड़ा देश है और यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात भी किया जाता है। तो भारत विश्व के अंदर दवाई निर्मित करने वाला तीसरा बड़ा देश है। दवाई निर्मित करने वाला तीसरा बड़ा देश है। भारत के कुछ डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। ग्राम वासियों को डॉक्टर तक पहुंचाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफ़ी कम है। भारत में करीब 5 लाख लोग प्रति वर्ष तपेदिक यानी कि टीबी से मर जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है। यह संख्या कम नहीं हो रही है। देखा जाए तो हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। संचारणीय बीमारियां पानी के कारण द्वारा एक से दूसरे को लगता है। इन बीमारियों में से 21% जल जनित होती हैं, जैसे हैजा है, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस भी है इसमें। भारत में कुछ समस्त बच्चों को आधों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता और वे अल्प पोषण के भी शिकार यहाँ पर हो जाते हैं। उन्हें माल न्यूट्रिशन हो जाता है। अब यहाँ बताया है कि बीमारियों से बचाव और उनका उपचार यानी इलाज के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए। जैसे स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाएं, अस्पताल बनाए जाएं, काफ़ी परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं हों, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक हो। एम्बुलेंस की सुविधा है, ब्लड बैंक है जो मरीजों को आवश्यक सेवा और देखभाल उपलब्ध करा सकें। ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमारे स्वास्थ्य सेवकों, नर्सों, योग्य डॉक्टर तथा अन्य विशेषज्ञों की जानकारी है जो परामर्श दें, रोगों की पहचान कर सकें, इलाज कर सकें। मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयाँ और उपकरण भी चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो हमें इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है। भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर्स हैं, दवाखाने हैं, अस्पताल हैं। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी है। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का बहुत ही पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी यहाँ पर पाया जाता है। ऐसे चिकित्सालय भी हैं यहाँ पर और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें सरकार खुद चलाती है। सरकार अपनी जनसंख्या के बड़े भाग की देखभाल करने में भी बहुत समर्थ है, जो सैकड़ों और हजारों गाँव में फैली है। इस विषय पर हम बाद में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति भी हुई है, जिसके चलते देश में इलाज की नई तकनीकें और विधियां बहुत ज़्यादा उपलब्ध हैं आज भी। फिर भी हमारा दूसरा स्तंभ दिखाता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति इतनी खराब है, उपयुक्त सकारात्मक विकास होने के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। क्यों? विरोधाभासजनक स्थिति है कि जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है। हमारे देश के पास पैसा है,
ज्ञान है, अनुभवी व्यक्ति हैं, फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। हम इस अध्याय में इसी कारणों के बारे में यहाँ पर जानते हैं। सरकारी अस्पताल के मरीजों हैं जो कि लाइन में लग करके अपना इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर एक इलाज का खर्च, यहाँ पे इसमें कुछ एक स्टोरी के जरिए बताया है कि अमन और रंजन अच्छे मित्र हैं। रंजन का परिवार साधन संपन्न है, जबकि अमन के माता पिता जैसे तैसे गुजारा करते हैं। अमन बड़े दिनों बाद अमन बड़े दिनों बाद मिले, कैसे हो? अस्पताल की बिल्डिंग एक ऐसी ही चकाचक दिखती थी। मुझे लगा कोई 5 सितारा होटल है। डैडी कह रहे थे कि एक प्राइवेट अस्पताल है, यहाँ बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं मिलती हैं। इसके बारे में ये कि यहाँ पे एग्जाम्पल दे करके कहानी से बताया गया है स्वास्थ्य के बारे में। अब इसमें है कि स्वास्थ्य, सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं क्या कहती हूँ। कहानी से हम समझ गए होंगे कि स्वास्थ्य सेवाओं को 2 भागों में बांट सकते हैं, जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं और निजी स्वास्थ्य सेवाएं हैं। सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाओं में हमें क्या अंतर देखने को मिलता है? सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा ये स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार के द्वारा चलाई जाती है। यानी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं। केंद्र और अस्पताल आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिससे ये शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं दी जाती हैं और सभी बीमारियों का इलाज करने के लिए इलाज प्रदान यहाँ पे किया जाता है। ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहाँ एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा कई गांवों की ज़रूरतों को पूरा करता है। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है। बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं, जैसे एक वह था जिसमें अमन को ले जाया गया था, और ऐसे भी विशिष्ट सरकारी अस्पताल हैं और भी। हम स्वास्थ्य सेवाओं को कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है। इन तरह की स्वास्थ्य सेवाओं को हम सार्वजनिक कहते हैं। सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र बनाए। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। इसलिए ये सुविधाएं सबके लिए हैं और सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर दी जाती हैं, जिससे गरीब लोग भी यहाँ पर अपना इलाज करा सकें। स्वास्थ्य सेवाओं का एक और महत्वपूर्ण कार्य है कि बीमारियां जैसे टीबी है, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया आदि को फैलने से ये रोकते हैं। इसकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है, अन्यथा वह असफल होती है। उदाहरण के लिए देखें तो मच्छरों को पैदा होने से रोकने के लिए अभियान को सफल बनाने के लिए सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्षेत्र के सभी लोग अपने कूलर और घर की छतों को पानी एकत्रित न होने दें। हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना एक सरकार का एक प्राथमिक कर्तव्य है। सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज नहीं प्रदान कर पाता है तो उसका अर्थ है कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही है। इसमें सरकार वहाँ पर कदम उठाएगी और उसे वो सुविधा पे दिलाने में उसकी हेल्प करेगी। अदालत ने भी यह कहा कि सरकार का कार्य है कि वह मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दें, जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित हो। अस्पताल और उनके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। निजी स्वास्थ्य सेवाएं का क्या मतलब है? यहाँ पर हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती हैं, जैसे बड़े बड़े संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं, यानी अपने अपने हॉस्पिटल्स खोल लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं, जिनमें बहुत से विशेषज्ञ
सेवाएं भी प्रदान करते हैं। निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल और नर्सिंग होम भी हैं। काफ़ी संख्या में प्रयोगशालाएं भी हैं यहाँ जो परीक्षण करती हैं, विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऐसी दुकानें भी हैं जहां से हम दवाइयाँ खरीद सकते हैं। जैसा कि इनके नाम से ज्ञात होता है, निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत निजी स्वास्थ्य संस्थानों में मरीज को हर सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है। आज निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई देती हैं। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल भी चलाती हैं। कुछ कंपनियां दवाइयों को बनाने और बेचने में लगी हैं। शहरों के कोने कोने में दवाइयों की दुकानें देखी जा सकती हैं। स्वास्थ्य सेवा और समानता, इससे हमारा क्या तात्पर्य है और क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं? ये हमारे समानता के अधिकार में भी आता है। हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहाँ निजी सेवाएं तो हैं, बढ़ भी रही हैं, परंतु सार्वजनिक नहीं हैं। ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती हैं। ये शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है। इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा होता है। दवाइयाँ महंगी होती हैं, बहुत से लोग उन्हें खरीदने में समर्थ नहीं होते और इसीलिए जब परिवार में बीमारी होती है तो उन्हें ऋण लेना पड़ता है। कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए प्राय ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करती हैं जो सही नहीं हैं। कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उनके प्रयोग नहीं किए जा सकते। जैसे देखा जाए तो कुछ चिकित्सक जरूरत से ज़्यादा दवाइयाँ, इंजेक्शन या सलाइन आदि की सलाह देते हैं, जबकि साधारण इलाज भी पर्याप्त हो सकता है। जैसे जन औषधि केंद्र है, यहाँ पे जन औषधि मेडिकल स्टोर्स, दाम कम दवाई उत्तम। इसके बारे में ये भी यहाँ पे एक सरकार की पहल है जो चलाई गई। जन औषधि मेडिकल स्टोर एक चेन है मेडिकल स्टोर्स की जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे शुरू करी है। ऑफर द क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन एट द लोअर प्राइसेस। ये क्वालिटी मेडिसिन देते हैं बहुत कम रेट्स पर। As a consumer, you can branded medicine at higher places or some generic medicines at the lesser places. जन औषधि केंद्र पर वही क्वालिटी की दवाइयाँ कम दाम में मिलती हैं। बात यह है कि जनसंख्या के 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम हो पाते हैं। वे लोग जिन्हें गरीब नहीं समझते, दवा संबंधी खर्चों को उठाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। एक अध्ययन में यही पता लगाया गया कि अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं उनमें 40% लोग खर्चों का भुगतान करने के लिए पैसा उधार लेते हैं और अपनी संपत्ति बेचते हैं। गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी चिंता और मुसीबत ही लेकर आती है। इससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति बार बार आती है गरीब परिवार के अंदर। गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी के शिकार होते हैं और परिवार उतना भोजन नहीं खाते जितना उन्हें खाना चाहिए। उन्हें जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं जैसे पीने का पानी है, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरण उपलब्ध हो ही नहीं पाता है। इसलिए उनके बीमार पड़ने की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। बीमारी पर होने वाले खर्चे से उनकी हालत और ख़राब हो जाती है। कभी कभी केवल पैसा ही लोगों के बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता। जैसे महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जा सकता है। कई आदिवासी क्षेत्र ऐसे हैं आज भी जहां स्वास्थ्य केंद्र कम हैं, वे भी अच्छी तरह नहीं चलाए जाते हैं। वहां निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं की जाती हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए कदम क्या उठाया जाए? इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। सरकार का भी उत्तरदायित्व है कि अपने सब नागरिकों को, विशेषकर गरीब और सुविधाहीन को, गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें। फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन की आधारभूत सुविधाओं पर और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी है। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना आवश्यक है। ऐसा करना संभव भी है। अब यहाँ पर एक यहाँ दिया है इन्होंने, सतत विकास लक्ष्य 3 यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर भी हमारा गोल नंबर 3 उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली के बारे में बताया गया है। गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग को दर्शाता है। ये इसके बारे में है। यहाँ पर केरल का एक एग्जाम्पल देकर इन्होंने बताया है। इसमें 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए थे। राज्य में पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया गया।
इससे पंचायत अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध तरीके से पूरी कर सकें। इससे गांव के लिए पीने का पानी, खाने के लिए खाना, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था करने के लिए इसका दिया गया था इस बजट को। फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई। स्कूल और आंगनवाड़ियों को काम को सुनिश्चित किया गया। गांव की विशेष समस्याओं पर भी ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया गया। इन सब कार्यों में स्थिति में सुधार आया। इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याएं तो बनी ही रहीं, जैसे दवाइयों की कमी अभी भी है। दवाइयों की कमी रही, अस्पतालों में पर्याप्त बिस्तर नहीं है, पर्याप्त डॉक्टर नहीं है। इन समस्याओं को दूर करने की बहुत ज़रूरत है। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे ये इन्होंने केरला गवर्नमेंट का दिया और यहाँ पर सब इसके बारे में पता चल सकता है। अब यहाँ पे कोस्टारिका का एक तरीका इन्होंने बताया। कोस्टारिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। कोस्टारिका मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश है। इसका मुख्य कारण यह है कि उनके संविधान में निहित है ऐसा कि कई वर्षों पहले कोस्टारिका ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। देश में सेना नहीं रखेंगे। इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, लोगों के स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत ज़रूरतों पर खर्च करने में मदद मिली। कोस्टारिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वास्थ्य होना ज़रूरी है, इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है। कोस्टारिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं और सुविधाएं देती है, जैसा पीने की पानी की सुरक्षित पानी होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए, पोषण है, आवास है। ये सब स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का भी एक जरूरी भाग है। इसके बारे में यहाँ पे फिर ये अभ्यास में दिया है। हमारा SDG 6 कहता है हमें क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के बारे में बताया गया। सतत विकास लक्ष्य जल और स्वच्छता 6 बोलता है, तो 3 है हमारा स्वास्थ्य को लेकर और सतत विकास लक्ष्य 6 हम पानी को दर्शाता है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं। कुछ यहाँ पे टर्मिनोलॉजी है जो UPSC प्रीलिम्स के अंदर काफ़ी पूछी जाती है। इसके बारे में कि सार्वजनिक का मतलब क्या होगा। अगर हम समझें सार्वजनिक शब्द से हम क्या समझते हैं, वह सेवा या कार्य जो देश के सब लोगों के लिए है, मुख्य रूप से सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है और इसमें स्कूल हैं, अस्पताल हैं, टेलीविज़न सेवाएं हैं। लोग इन सेवाओं की मांग कर सकते हैं और यदि संस्थाएं ठीक से काम नहीं करती तो इन पर सवाल भी उठा सकते हैं। इस ही चीज़ को यहाँ पर सार्वजनिक बोला जाता है। कोई भी चीज़, कोई भी कार्य, कोई सेवा, कोई योजना जो सरकार द्वारा आयोजित की जाती है, सरकार उसे चलाती है, सब लोगों के भले के लिए चलाती है। अमीर गरीब, छोटे बड़े, सभी जाति के लोग, सभी लिंग के लोग उसमें शामिल हो सकते हैं। स्कूल है, अस्पताल में बिना किसी भेदभाव के इन सुविधाओं को वो अवसर प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को वहाँ पर सार्वजनिक कहा जाता है। निजी का मतलब है कि वह सेवा जहाँ का कार्य जो कि किसी व्यक्ति या कंपनी के द्वारा अपने ही बेनिफिट के लिए वहाँ पे तैयार किया जा रहा है या फिर आयोजित किया जा रहा है, उसे निजी बोलते हैं। चिकित्सक पर्यटक का मतलब है वे विदेशी पर्यटक जो देश के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से यहाँ आते हैं जहां उन्हें अपने देश की तुलना में बहुत कम मूल्य पर विश्वसनीय स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। चिकित्सक पर्यटक कहा जाता है कि जब कुछ लोग, विदेशी लोग या विदेशी पर्यटक अपना इलाज करवाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं जहां बहुत कम मूल्य पर उन्हें विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त होती हैं, उसे चिकित्सा पर्यटक कहते हैं। संचारणीय बीमारियां क्या होती है? ये वे बीमारियां हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कई माध्यमों से संचारित हो जाती हैं, जैसे पीने के पानी से हो जाएंगी, भोजन से हो जाएंगी, हवा से हो जाएंगी। इन्हें संचारणीय बीमारियां कहा जाता है। OPD से क्या मतलब है? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। OPD कहा जाता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी बाह्य रोग विभाग। देखें तो अस्पताल में किसी विशेष वार्ड में भर्ती होने से पहले रोगी को OPD में रखा जाता है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में। नैतिक आचार क्या कहलाता है? किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाले नैतिक सिद्धांत नैतिक आचार कहलाते हैं। जेनेरिक का मतलब क्या है? यहाँ पर जेनेरिक कहते हैं कि दवाइयों के रासायनिक नाम
जेनेरिक का मतलब है दवाइयों के रासायनिक नाम। वे दवाइयों में प्रयुक्त सामग्रियों की पहचान करने में भी मदद करते हैं। वे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त हैं। उदाहरण के लिए देखें तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है, एस्पिरिन का जेनेरिक नाम है। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड एस्पिरिन का एक जेनेरिक नाम है। इस तरीके से ये टर्मिनोलॉजी जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, ये यहाँ पर करनी है, टर्मिनोलॉजी करनी है यहाँ से प्रीलिम्स के लिए। और इसमें यहाँ पे करना है, ये हमें यहाँ पे करना है कि SDG 6 के बारे में कंप्लीट पढ़ना है। पानी और स्वच्छता, इसमें जून 2023 का जो एडिशन था हमारा योजना का था, योजना जून 2023 का एडिशन, ये जून 2023 योजना, उसमें भी स्वास्थ्य को लेकर के ये सब बताया गया। क्लीन वाटर और सैनिटाइजेशन के बारे में है, जल विकास और स्वच्छता, यानी कि SDG 6 के दिया हुआ है। तो ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी है। और हमें यहाँ पे करना है कोस्टा रिका का, ये हम उसमें यूज़ कर सकते हैं अपने मेंस एग्ज़ाम के अंदर। ये मध्य अमेरिका का एक देश है जो काफ़ी स्वास्थ्य, इसमें सेना नहीं रखी जाती है, लेकिन स्वास्थ्य पर जितना पैसा सेना पर लगाया जाता है वही स्वास्थ्य की सुविधाओं को देने में लगाया जाता है। तो इनके कोस्टा रिका का मानना है कि यहाँ पर स्वास्थ्य का होना ज़रूरी है, पहला मूलभूत, ये इसे अपनी प्रायोरिटी मानते हैं। केरल का यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, इससे कुछ नहीं करना है इसमें। और SDG 3 को बहुत अच्छे से देखना है यहाँ पर। SDG 3 ये कहता है यहाँ पे गुड हेल्थ एंड गुड वेलबींग, इसे पढ़ना है इधर। सार्वजनिक और ये निजी क्षेत्र के बारे में, जन औषधि मेडिकल स्टोर, इनके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेनी है। और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता कहता है कि जहाँ तक संभव हो प्रत्येक चिकित्सक को औषधियों के जेनेरिक नाम ही उपचार पर्ची में लिखने चाहिए। ये तो यहाँ पे, और बस यही चीज़ है इसमें, बाकी एक अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से दिया है जो भी यहाँ पर बताया इन सब ने। सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाओं में क्या अंतर है, थोड़ा इसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन लेनी है।